हाँ भाई, बातचीत खत्म हो गई तो स्टार्ट करें। तो रदरफोर्ड की कमियां निकालने के बाद नील्स बोर ये बताने को तैयार हो गए कि हमारा मॉडल क्या है। रदरफोर्ड में जो जो वीकनेस बताई गई थी उन वीकनेस को दूर करने का काम किसने किया? नील्स बोर ने। ऑन कर दिया, ठीक है। उसने अपनी यार थ्योरी में 3 मेन नियम दिए। ये 3 नियम समझने की जरूरत है। पहला नियम क्या दिया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो स्टेबल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। बाकी सारी बातें जो रदरफोर्ड ने बोली थी वो वही हैं, बस उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और उस दौरान वो रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग इस बात पे सवाल खड़ा होता है कि अगर एक्सेलेरेटेड चार्ज है तो वो रेडिएशन एमिट करना ही चाहिए, क्योंकि यार जब भी कोई एक्सेलेरेटेड, अगर कोई चार्ज एक्सेलेरेटेड होता है तो उससे रेडिएशन निकलता ही है, इस नियम को। तो फिर बाद में ये बात आई कि इलेक्ट्रॉन, ये डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है वो स्टेशनरी वेव फॉर्म करता है, और जिस दौरान इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव फॉर्म करता है उस दौरान वो रेडिएशन नहीं करता है। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के मैटर वेव कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन किया गया। किससे? मैटर वेव, जो बोर ने नहीं बोला था। ये बाद में जब इसकी थ्योरी अडॉप्ट कर ली गई, मैटर वेव वाली थ्योरी अडॉप्ट कर ली, तब उसका एक्सप्लेनेशन मिला कि स्टैंडिंग वेव बनने की वजह से वो रेडिएशन फिक्स ऑर्बिट में रेडिएशन नहीं करते हैं, यानी जिस दौरान वो अपने स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं तब रेडिएशन नहीं करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो अभी यार क्या है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अक्रॉस जब रिवॉल्व करता है तो उसके बहुत सारे सेकेंडरी स्टेट हो सकते हैं जहां पे वो रिवॉल्व कर सकता है। एक स्टेबल ऑर्बिट होता है और दूसरे सेकेंडरी ऑर्बिट्स हो सकते हैं जहां पे वो रिवॉल्व कर सकता है, और वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में कभी भी शिफ्ट कर सकता है। अच्छा, जब किसी भी दूसरे ऑर्बिट में भी रहता है उस दौरान वो एक ऑर्बिट में रहते एनर्जी नहीं निकालता है, लेकिन जब भी कभी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उस दौरान वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब कर सकता है अगर नीचे से ऊपर गया है, और ऊपर से नीचे आया है तो एनर्जी निकाल सकता है ना। अब जब एनर्जी निकालेगा, मान लिया किसी हायर ऑर्बिट से नीचे आया है तो इस दौरान क्या करेगा? एनर्जी निकालेगा, और नीचे वाले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया है तो इस दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो स्पेक्ट्रम देखा जा रहा था एनर्जाइज्ड एटम से निकलने वाले रेडिएशन का और एब्जॉर्ब करने वाले स्पेक्ट्रम में जो कमी आई थी, कौन कौन से फोटोन एब्जॉर्ब हो गए हैं, वो सारा इन बातों से एक्सप्लेन हो गया। तीसरे पोस्टुलेट में उसने यही बताया कि जो फोटोन बाहर निकलते हैं वो इसलिए निकलते हैं कि हर ऑर्बिट के बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं। हर ऑर्बिट का अपना एक सटीक एनर्जी लेवल होता है। बल्कि उससे भी पहले मैंने एक और बात बताई है कि हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। अब फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है तो इसका मतलब उनकी सबकी रेडियस भी फिक्स होती है, एनर्जी भी फिक्स होती है, और जब एनर्जी फिक्स होती है तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जब जाएगा, कम से ज्यादा जाएगा तो एनर्जी खाएगा, ज्यादा से कम आएगा तो एनर्जी निकालेगा नहीं। तो उसने बताया कि दो ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई होगा, E1 डिफरेंस E2, है ना, उससे हम बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन खाएगा या निकालेगा। अब यार E1 E2 कैसे आते हैं इस पे हम बात करेंगे। ये दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो एक टर्म पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। m मास का ऑब्जेक्ट अगर v स्पीड से चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, और वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। h/2π एक कांस्टेंट है, कह सकते हैं प्लैंक कांस्टेंट में 2π से डिवाइड कर दिया गया है, और ये हमेशा उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना इस तरह से होता है। यानी n हमेशा क्या हो सकता है? 1 2 3, कोई ना कोई इंटीग्रल नंबर होगा। n कभी 1.5 नहीं हो सकता, 1.2 1.3 कभी नहीं हो सकता। यानी एंगुलर मोमेंटम हमेशा n के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम
n की इंटीगर वैल्यू से बदलता है तो उसका रेडियस भी n की वैल्यू से रिलेटेड होगा, उसकी स्पीड भी n की वैल्यू से रिलेटेड होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल भी, हर चीज किससे रिलेट हो जाएगा, n से। तो n बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत तेजी से बदलेगी, बीच की वैल्यूज उसमें संभव नहीं होंगी। एंगुलर मोमेंटम, रेडियस, सब कुछ बदलेगा तो शार्प तरीके से बदलेगा, बीच की वैल्यू उसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ये 3 नियम नील्स बोर ने दिए और उसके बाद लगभग रदरफोर्ड की ही पूरी थ्योरी उठा के मिला के नई थ्योरी पेश कर दी गई। तो अभी क्या रेडियस आती है, क्या काइनेटिक एनर्जी आती है, क्या पोटेंशियल जी, वो हम निकालेंगे, पहले इतना नोट कर ले। कोई ऑनलाइन नहीं है? और दूसरा तो देखा जाए तो इन एक्सप्लेनेशन में हर जगह यही बातें करी गई हैं कि एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी डिफरेंस के बराबर इमिट करता है। इसी वजह से जो स्पेक्ट्रम देखा जाता है उनमें कुछ खास खास वेवलेंथ की पट्टियां पाई गई थी, हर वेवलेंथ की पट्टियां नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं जो कमियां हम लोग रदरफोर्ड में पढ़ते हैं कि वो बैंड स्पेक्ट्रम क्यों है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, उसका जवाब इसी इंटीग्रल वाली थ्योरी से निकल के आ रहा है। देखो जरा, रिक्वेस्ट आई है शायद। उसको टाइम पता है कि नहीं? तो अब बात आती है कि हाँ, कहाँ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इधर एक शब्द और जोड़ दे, फोटोनिक एनर्जी। बेस्ड ऑन प्लैंक थ्योरी इलेक्ट्रॉन एमिट्स एब्जॉर्ब फोटोनिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट। मतलब जो एनर्जी डिफरेंस से फोटोन निकल रहे हैं वो प्लैंक की थ्योरी के एजम्पशन के साथ एक्सप्लेन किए गए, है ना। प्लैंक की थ्योरी जो हम लोगों ने बात करी है कि एच न्यू या एस सी वाई लेमडा, उस रूल के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी। तो बोर ने देखा जाए तो बस एक ही मेन नियम दिया है, वो ये है, और अपनी बातों को बस एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा होता है। बहुत सारी चीजों के कारण उसने नहीं बताए, सीधे सीधे बता दिया कि ऐसा होता है। क्यों होता है ये बातें बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किए। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो हमारा मुद्दा है कि हम ये पता करें कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है, एन पे डिपेंडेंट, रेडियस कितनी है एन पे डिपेंडेंट, एनर्जी कितनी है एन पे डिपेंडेंट, हर चीज किससे रिलेट होने वाली है, एन। क्योंकि एन बदलेगा तो वो सारी चीजें भी बदलेंगी। यहां एन हमने नंबर बोला है और बाद में इसी एन को हम ऑर्बिट बोल देंगे। n1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट, इस तरह से। बात क्लियर है? तो यार एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें Ze का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात तो किसने बोली थी? रदरफोर्ड ने, है ना। अब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो उसको सेंटर की तरफ फोर्स मिलता होगा और वही फोर्स m इंटू ए के बराबर होगा। और सर्कुलर मोशन के दौरान एक्सेलेरेशन कितना होता है v²/r। और ये कौन सा फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कितना होता है k q1 q2 अपॉन, तो q1 कितना है Zd, q2 कितना है E। तो इससे हम अब क्या निकाल सकते हैं यार, एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आ गया यार, क्या आ गया, mv² बराबर kZd²। तो यार ये बात कोई नील्स बोर ने थोड़ी बताई यार, ये कौन बता गया था, रदरफोर्ड। नील्स बोर ने क्या बताई है, देखा रदरफोर्ड के फॉर्मूले में हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी हाफ mv², वो लिखा था kZd²/2r। पोटेंशियल जी लिखी थी, टोटल एनर्जी लिखी थी, लेकिन r क्या है वो बहुत एग्जैक्ट नहीं लिखा था, उसको रफ आइडिया था। तो यहां मैं r अब एग्जैक्ट निकाल सकता हूं क्योंकि दूसरी इक्वेशन मिल गई है यार। इस इक्वेशन में v और r दो अननोन है ना, और अभी तक हमारे पास एक ही इक्वेशन थी, अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन किसने दी है, बोर्स ने। तो यार इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सीधा करके लिख देता हूं, mv²r बराबर क्या kZd²। और अभी अभी बोर्स ने कौन सी इक्वेशन दी है, mvr बराबर क्या nh/2π। क्या इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम r भी ला सकते हैं और b भी ला सकते हैं, दोनों ला सकते हैं यार। मैं यार इनके फॉर्मूले इन्हीं की मदद से पहले ला रहा हूं, कैसे कैसे याद रखना है यार, सॉल्विंग तो ऑब्वियसली कोई नहीं करेगा। क्या करें यार कि जिससे पहले v आ जाए, पहले मैं v का फॉर्मूला ला रहा हूं। क्या करें यार, मैं फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करने वाला हूं। पता यार फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड करोगे तो यार एम आर कट जाएगा, v से v कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड v बचेगा, राइट साइड क्या बचेगा यार kZd² अपॉन nh/2π। क्या ये 2π हम ऊपर लिख दें चलेगा, है ना ये। अच्छा तुम्हें पता है k क्या होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, k क्या होता था, इसको मैं लिख देता हूं यार 2π इंटू 1/4πε0 Zd² अपॉन क्या nh। अच्छा इसका z मैं यहां से खाली करके बाहर निकालना हूं और n में यहां निकालना हूं। ये कितना बन गया यार, e² ओके अपॉन 2ε0h। ठीक है, ये 2π से कट जाएगा तो e² अपॉन 2ε0h यहां आएगा और उसके बगल में क्या आएगा z/। देखो जरा क्या v का लेना देना दो चीजों से है, z और ये सारी चीजें फिक्स है यार, एप्सिलॉन कोई नहीं बदल सकता, h कोई नहीं बदल सकता, e नहीं बदल सकता। तो क्यों ना हम यार इतनी चीज को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लें। और इसकी वैल्यू क्या आती है, कोई मुझे पढ़ के बताए। 2.1 इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं, कितना 6z/n। 6 है कि 9 है, +6 है, हाँ +6 होगा, ठीक है। ये v का फॉर्मूला है। तो हम यार देखो अगर कभी कोई ये क्वेश्चन ही पूछ दे कि यार v का एग्जैक्ट फॉर्मूला इस लुक में पूछ दे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, डिवाइड करके आंसर रिकवर कर लेना चाहिए, रिकवरी का प्लान हमारे पास होना चाहिए। और अगर केवल ये बात करना हो कि v का z और n से कैसे लेना देना है, तो v किस z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। z क्या होता है, z पहचान है किसी एटम की। क्या बता रहा, हाइड्रोजन के लिए z क्या होता है, हीलियम के लिए। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल बदलेंगे, एटम्स बदलेंगे तो z बदलेगा। और n क्या है, n ऑर्बिट की काउंटिंग है। अगर मैं n1 डालूंगा तो स्पीड कुछ आएगी, 2 डालूंगा तो स्पीड, यार देखने वाली बात है, जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जा रहे हैं तो स्पीड कम होती जा रही है। एक ही मटेरियल के हायर ऑर्बिट में जाओगे तो स्पीड, और अगर जैसे जैसे तुम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम की बात करोगे तो उनके लिए स्पीड किसी सेम ऑर्बिट के लिए स्पीड बढ़ती जाएगी। ये चीजें बता रही। z किसकी पहचान है, तो z ये रिलेटेड टू एटम है, यानी हम किस एटम की बात कर रहे हैं, z उससे रिलेटेड है। हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, हीलियम के लिए z कितना होता है 2, लिथियम के लिए कितना होता है 3। जनरली इस टॉपिक में हम 3 ही मॉलिक्यूल की ज्यादा बात करने वाले हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और, क्योंकि यार ये जो बोर्स ने अपनी थ्योरी दी है
ये पूरी थ्योरी वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो यार सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम तो एक ही होता है दुनिया में, कौन? हाइड्रोजन एटम। तो यार अगर हम किसी और को भी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम बना सकते हैं तो वो उसी के आसपास वाले हैं। अगर हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दें तो वो भी क्या बन जाएगा? सिंगल इलेक्ट्रॉन। वो बेसिकली He+ बन जाएगा, वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दें तो भी क्या बन जाएगा? तो क्या बन गया? तो इन सारे एटम की हम ज्यादा बात करते हैं क्योंकि इनको सबको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाया जा सकता है। ये सारी बातें उसी के लिए वैलिड है। तो अभी मैंने क्या निकाल दिया है? स्पीड। स्पीड निकल आया है, तो अब हम और क्या ला सकते हैं? रेडियस ला सकते हैं। बिल्कुल, रेडियस पहले निकाल लें फिर सब कुछ आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड में क्या करें कि जिससे रेडियस आ जाए? यार v का फॉर्मूला लिखा है, मैं किसी एक फॉर्मूले में v रख देता हूं। किस में रख दूं? सेकंड वाले में। पुट v ऑन सेकंड। यार v का ये आंसर मैं सेकंड में रख रहा हूं, m इंटू r इक्वल टू क्या? NH/2π। मुझे बताएं r का फॉर्मूला क्या बनने वाला है? देखो यार n आएगा, यहां भी है, h और h का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसके अलावा 2 से 2 काट देते हैं यार, क्या आया? एप्सिलॉन। हाँ, नीचे और क्या आया है? पाई। ये NH था। अच्छा ये क्या था? Z/n ना यार, तो n स्क्वायर हो गया। ये n भी तो उधर जाएगा, और क्या आएगा? E स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा? Z, m भी आएगा। इतनी सारी चीजें आ गई। मैं इसको थोड़ा सिंपल लुक में लिख रहा हूं, h स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई me स्क्वायर, और उसके अलावा लिखा है n स्क्वायर बाई z। इतनी चीजें जो मैंने इसके अंदर दिखाई हैं। मैं h प्लैंक कांस्टेंट है, नहीं बदल सकते, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, नहीं बदल सकते, पाई me, ये सब चीजें फिक्स हैं कि नहीं है? केवल क्या बदल सकता है? n, और फिर से वही बात है यार, n मतलब किस ऑर्बिट की बात चल रही है, z मतलब किस एटम की बात चल रही है। तो अलग अलग z के लिए कंपैरिजन करना हो, या एक ही z रखते हुए अलग अलग n के लिए कंपैरिजन करना हो, या एटम और ऑर्बिट दोनों बदल दो उनका कंपैरिजन करना हो, तो क्या हम इसकी मदद से r का n और z के साथ क्या प्रोपोर्शनलिटी है? ये वाली। तो अक्सर क्वेश्चन इन्हीं में आते हैं, प्रोपोर्शनलिटी पे। पूरी कहानी पे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना एक्चुअली मुश्किल काम है। कितनों को याद है? अब तक याद कर चुके हैं? ये वाला, यस बिल्कुल सही बात। इसकी वैल्यू आती है 0.53 इंटू 10⁻⁻10। तो मैं r का फॉर्मूला क्या बना सकता हूं? 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाई z। बिल्कुल ऐसे ही याद रखना चाहिए ये रिजल्ट, और ज्यादा ये रिजल्ट ऐसे याद रखें। और जब कभी ऐसा आ गया तो फिर समझ लो तुम्हें इन इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना ही पड़ेगा। तो क्या निकालना मुश्किल काम है क्या? यार अगर ये आ गया और तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, बट याद नहीं रहता, मतलब कितनों को याद रहता है ये और ये? तो आ गया एग्जाम में तो फिर कुछ करने का है। अरे भाई डिवाइड करो तो v आ गया, v रखो तो r आ गया। तो ये पूरा सेटअप समझ में आना चाहिए। रदरफोर्ड की थ्योरी और बोर्स की थ्योरी मिला के ये रेडियस और स्पीड के फॉर्मूले बने हैं। हाँ भाई ये समझ में आ गया, हटा दें यार, नोट कर लिया सबने। ये नोट नहीं करना था, केवल आंसर लिखना था।
हम लोगों ने यार रदरफोर्ड के फॉर्मूले में पहली बार ये 3 फॉर्मूले देखे थे। तो पुराने फॉर्मेट में फॉर्मूले कितने लोगों को पता है, बताएं मुझे जरा। काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या लाया था, के जेड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या लाया था, ऐसे ही ग्रेविटेशन में था, काफी मिलता जुलता है। और ई का क्या आया था, 2r। इस पूरे फॉर्मूले में देखा जाए तो केवल r की जरूरत थी। अगर r मिल जाता तो हम काइनेटिक एनर्जी को एग्जैक्ट बता सकते थे, फिर z और n रखना बाकी रह जाता। तो क्या हमारे पास r आ चुका है कि नहीं? अगर हम r रख देंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली यार वहां से r हम उठा के रखेंगे, k की वैल्यू रखेंगे, है ना, z छोड़ देते हैं, e की वैल्यू रखेंगे, है ना, ये इसके अलावा r की वैल्यू रखेंगे, ये सब। क्या ये सब था ना इसमें कि नहीं? अरे यही सब तो था। इतना सब रखने के बाद क्या ये सारा नंबर सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है? और ये नंबर सॉल्व होके आता है इसके बराबर। क्या आता है, इसके बराबर। जस्ट अ मिनट, अगर मैंने सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में रखा है तो ये आंसर अभी किस में आया है, नहीं। तो अब इसमें और क्या करना चाहिए, यानी यार ये आंसर किस में लिखा है, जूल में। अगर मैं इस वैल्यू के साथ जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आया है इसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा, तब ये आंसर किस में आ जाएगा। तो यार ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद कितना आता है, 13.6। जस्ट अ मिनट, मैं काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं, हाँ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, जेड ये क्या था, एन स्क्वायर बाई जेड ना यार, ये जेड ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर बाई। और अब ये आंसर किस में आ गया है, ईवी में। यार ये पूरी स्टोरी है उसके पीछे, कहां कहां जंप है वो तुम्हें पता भी होना चाहिए ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। हमने कहा वहां से सॉल्व करके आर लाया और आर उठा के यहां रखा है, रखने के बाद ये फॉर्मूला बना है। बात क्लियर है? नहीं, ये फॉर्मूला डेराइव किसी को नहीं करना है, बस मैं एक कनेक्टिविटी बता रहा हूं, वहां से आर आया है तो ये फॉर्मूला अब हमारा बन गया है। क्या बोर्स की थ्योरी के बिना ये फॉर्मूला नहीं बनता तो सारा क्रेडिट किसको चला गया? लेकिन तुम्हें क्या लगता है रदरफोर्ड की थ्योरी के बिना ये बन पाता? तो कंट्रीब्यूशन तो उसका भी है, लेकिन हम उसके लिए पढ़ते क्या है, हाँ, तो इसीलिए मुझे बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए मैं स्टूडेंट पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूं। अरे तुम पिछली क्लास में कहां थे? स्कूल में काम रहता है? तो बता, अगर काइनेटिक एनर्जी का आंसर इतना आ गया है तो क्या लगता है इसका आंसर कितना आएगा? भाई इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम है ना यार, तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका आंसर माइनस ऑफ के बराबर होता है कि नहीं? तो ये आंसर कितना हो जाएगा, -13.6 CV जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा इसका आंसर कितना है, क्या ये डबल ऑफ के होता है कि नहीं माइनस में? या देखो इसका ये दुगना है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, ईवी यहां लिखने के बजाय यहां लिख दे तो कोई दिक्कत है यार? अच्छा एक बार बताओ, क्या z नंबर है, n नंबर है, तो इनकी कोई यूनिट है क्या? तो यूनिट तो इसका मतलब उसके बगल में जो लिखा है उसी की है, तो मैं यहां भी लिख दूं चलेगा कि नहीं? तो यार इस पूरे डिस्कशन में तुम देख रहे हो यार एक नंबर बार बार आ रहा है, क्या, 13.6 EV। ठीक है, तो पता नहीं क्यों 13.6 EV, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है। और रदरफोर्ड, नील्स बोर के साथ कुछ और भी लोग थे जिन्होंने मिलके बहुत सारा काम किया होगा शायद, मैं ये सब अपने मन से बता रहा हूं। तो साइंटिस्ट सोचते हैं यार कि मेरा नाम तो हो ही चुका है, क्यों ना दूसरे साइंटिस्ट जो कॉलीग साइंटिस्ट हैं उनका भी नाम कहीं रख दिया जाए। तो नील्स बोर का एक दायां हाथ था, उसका नाम था रिडबर्ग। तो उन्होंने कहा देखो यार, रिडबर्ग बहुत दिन से कह रहा था मेरा नाम कहीं नहीं आया, मेरा नाम कहीं नहीं आया। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये जो नंबर आया है ये बार बार आ रहा है ना, लोगों को याद भी रखना पड़ेगा क्वेश्चन करने के लिए, तो चलो इसमें तुम्हारा नाम दे देते हैं। तो इसका नाम क्या रख दिया गया,
नहीं, रिडबर्ग एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, 1 रिडबर्ग एनर्जी। रिडबर्ग कांस्टेंट दूसरी चीज है। रिडबर्ग इतने में खुश नहीं हुआ तो रिडबर्ग को एक जगह और नाम देना पड़ा। फिलहाल ये क्या है, 1 रिडबर्ग एनर्जी 13.6। अगर कभी 1 रिडबर्ग एनर्जी पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिडबर्ग कांस्टेंट पूछा जाए तो वो अलग आता है, अभी आएगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? ले देखिए यार, मैं चाहता हूं सब लोग ये फॉर्मूला याद रखें। क्या, E बराबर -13.6 EV Z² बाई N²। ये कम से कम सबको रटा होना चाहिए और इसकी मदद से बाकी सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, K होता है इसी के बराबर नहीं, और U होता है इसका डबल। ऐसे हमें सब कुछ याद रहेगा। एक हम याद रखेंगे और उसके साथ कड़ियां जोड़ देंगे ताकि हमें याद रहे। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और फिर बार बार करोगे तो रट जाएगा यार। स्टेप जरूर दिमाग में हर जगह स्टेप बना दें कि किससे क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। ये ले दे कि पूरी कहानी का एक्सट्रैक्ट ये आया है। एक ये आया है, एक रेडियस वाला आया है और दूसरा वेलोसिटी। रेडियस वेलोसिटी आया है तब ये आया है। तो यार ये E का फॉर्मूला क्या बता रहा है कि N बदलेगा तो E बदलेगा। N बदलना मतलब ऑर्बिट बदलना। फिलहाल यहां N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और Z का मतलब क्या है, ये एटॉमिक नंबर है जिसको हम, है ना, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है, 1 होता है। हीलियम के लिए Z कितना होता है, 2 होता है। और लिथियम डबल प्लस के लिए Z कितना होता है, 3 होता है। तीन ही की हम लोग बात करने वाले हैं। क्या अब इस फॉर्मूले की मदद से हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब के लिए हर ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं? ये फॉर्मूला हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे सकता है, हर एटम के लिए, जो बस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई है? तो यार इस फॉर्मूले में मैं अगर Z1 रख देता हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो अगर मैं Z1 रख देता हूं तो हाइड्रोजन के लिए फॉर H E का फॉर्मूला क्या बनेगा, -13.6 डिवाइड बाई N²। क्योंकि अब Z फिक्स हो गया है तो बस अब ऑर्बिट डालो, एनर्जी पाओ। अगर मैं यही बात हीलियम के लिए करूं, हीलियम प्लस के लिए, तो Z कितना हो गया, तो बता उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, कितना भाई, फॉर्मूला था 2² अपॉन N²। तो ये 13.6 इंटू -13.6 इंटू 4 अपॉन N² बन गया। अगर मैं लिथियम प्लस के लिए बात करूं तो Z कितना हो गया, 3। तो E का फॉर्मूला बनेगा -13.6 इंटू 9 अपॉन N²। तो ले देखे यार, अब मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है, ये 13.6 वाला याद रहे तो बस यार यहां इसके 4 टाइम्स हो जाता है, यहां इसका। क्या अब इन फॉर्मूले, इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बता सकते हैं हाइड्रोजन के लिए, इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी बता सकते हैं हीलियम के लिए, और इसकी मदद से हम किसी भी ऑर्बिट की बता सकते हैं लिथियम के लिए। बस हमें क्या डालना पड़ेगा, चलो यार हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा फेमस क्या है, हाइड्रोजन का डिस्कशन। तो N की जगह मैं क्या डालूं, 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही। कितना एनर्जी आएगी, N की जगह 2 डालें, कितना आएगा यार, 4 से डिवाइड करोगे तो ये -3.4 आता है। 3 डालोगे तो कितना आएगा, ऐसा कुछ आता है। 2 3 याद रहते हैं, बाकी धीरे धीरे दिमाग से उतरने लगते हैं। तो 1 2 3 4 मैंने यहां दिखाए हैं, बार बार देखोगे तो शायद दिमाग में बैठ जाएगा। मतलब मैं ये कभी कहता ही नहीं हूं कि यार ये रटना है, क्योंकि हर चीज का रिकवरी प्लान है। 2-4 बार करोगे तो रट जाएगा, और ये चीजें इतनी फ्रीक्वेंट है कि बार बार आएंगी तो तुम्हें रटना, तुम्हारा एग्जाम और तुम्हारे क्वेश्चंस तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें क्या रटना चाहिए, क्या नहीं रटना चाहिए। मेरे बताने ना बताने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैं बता भी दूं और वो चीज कभी रिपीट ना करे तो क्या रट लोगे क्या,
रिपीटिशन होता है तो हमारे दिमाग में बार बार रजिस्टर होता है, तब याद। अभी वो कोई तरीका नहीं होता कि आंख बंद करके हम सुबह सुबह 4 बजे चीजों को घोट रहे हैं, तो वो बस एग्जाम देने भर के लिए होता है कि अगले दिन एग्जाम है, सुबह सुबह घोटा, वहां पे जाके पलट आए, और जब आए तो खाली होके आए। नहीं, एग्जाम के बाद ऐसा भूलते हैं ना वो चीजें, खत्म। अरे यही तो किया है तुम लोगों ने, सब भुला के बैठे हो यहां पे, वरना तो आधे से ज्यादा चीजें वही हैं जो तुमने पढ़ी हैं। तो यार ये मैंने किसके लिए किया है? हाइड्रोजन के लिए। मुझे बताओ हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आने वाली है? यार मैं सीधे ऐसे ना लिखूं -13.6 × 4, अरे सब कुछ 4 गुना है, तो बताओ सेकेंड ऑर्बिट की कितनी आने? एक मिनट, डिवाइड बाई 1 भी तो करना है यार। यहां बता -13.6 डिवाइड बाई क्या करना है? 2 स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई क्या? 4। यार देखो यार कितना इत्तेफाक आया है, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी सेम आया है, इसीलिए मैंने सेम लेवल पे बनाया भी है, मतलब ये इत्तेफाक नहीं, प्लांट है। तो n = 3 के लिए क्या आएगा? -13.6 × 4/। तो अब ऐसा है ना यार कि हमें पैटर्न समझना है, इनके नहीं रटेंगे यार, इनके नहीं, इसका पता है तो यार इसके हमें याद आ जाएंगे, बस 4 से गुणा करना होता है यार। बता यार इसका फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा? -13.6 / 9, तो इंटू 9 तो आना ही आना है। अब फर्स्ट है तो यहां क्या आएगा? फर्स्ट। सेकंड है तो कितना आएगा? 9/4। अगर थर्ड है तो कितना आएगा? 9/9। ये है तो कितना आएगा? 16। ऐसे आएगा कि नहीं? अच्छा यार तीसरे वाले को जरा ध्यान दे, क्या n = 3 किसका? हीलियम का। n = 2 किसका? हीलियम का। और n = 1 किसका? हाइड्रोजन। तीनों की एनर्जी क्या आ गई है? इक्वल। और लॉजिक साफ यार क्यों आ गई है? क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 4 था तो सेकेंड ऑर्बिट पे, इसके मल्टीप्लाई में 9 था इसलिए थर्ड ऑर्बिट में। तीनों का क्या कर गया है? मैं अब ये भी एक इंफॉर्मेशन है यार, ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन का पहला, हीलियम का दूसरा और लिथियम का तीसरा का एनर्जी सेम होता है। क्या बात समझ रहे हैं? अच्छा बता, n बढ़ाते चले जाएं और n की वैल्यू बहुत लार्ज रख दी जाए, अगर n टेंड टू इनफाइनाइट है तो E का En क्या आएगा उस केस में? 0। इसका मतलब यार मैं n की वैल्यू बच जब बहुत लार्ज बोलता हूं तो मतलब वहां की एनर्जी 0 के करीब होती होगी सबके लिए। तो मैंने यार 0 को सब जगह एक जैसा दिखाया है, ध्यान दो जरा, मैंने यहां भी एक पैटर्न बनाने की कोशिश की है। इनका सेम है तो सेम लेवल पे दिखाया है, इनका और ज्यादा निगेटिव है तो नीचे दिखाया है, इसका और ज्यादा निगेटिव है तो, अच्छा है सबका निगेटिव ही। एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कैसी होती है? निगेटिव ही होती है। निगेटिव इस बात का सूचक है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं, बंधे हुए हैं, गुलाम हैं। किस बात का सूचक है? निगेटिव एनर्जी मतलब बाउंडेड है ना। 0 एनर्जी मतलब क्या? फ्री होना। यानी अगर कल को कोई कह दे कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आजाद कराना है तो उसकी गुलामी खत्म करने की क्या कीमत देना होगी? नहीं, एक डायलॉग होता है यार कटप्पा से, वो बोलता है कि बताइए आपकी गुलामी को लेकिन यार यहां इसकी कीमत है, अगर हमने +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया तो ये 0 पे हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इसकी कितनी कीमत है यार? और इसकी? तो हर गुलामी की कोई ना कोई कीमत होती है, लगाने वाला चाहिए यार। हाइड्रोजन के लिए कम है, हीलियम के लिए ज्यादा है, स्टेबल ऑर्बिट पे, फर्स्ट ऑर्बिट पे बात चल रही है यार, दिख रहा है। तो कभी कभी ऐसी भी बातें करी जाती हैं यार। अब देखो यार फिजिक्स में तो मैं देखता हूं कि सब बातों का एक मतलब निकाला जाता है। मुझे बताएं, तुम लोग बताओ जरा, क्या आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम है? तो फिजिक्स में मैं यही बोलने वाला हूं कि दोनों चीजें सेम ही रहेंगी। अगर पूछा जाए, कोई कहे कि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराना है, कितनी एनर्जी दोगे? तो माइनस क्यों दोगे? माइनस में तो बेचारा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना यार। और उसकी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होता है उसको बंधन से फ्री करना है, तो कितनी एनर्जी दोगे? कुल मिला के यार दोनों बातों का सेम, मतलब जितनी एनर्जी है
उसका पॉजिटिव दे दो तो वो हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो अगर कोई पूछता है बाइंडिंग एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, तो तुम्हें क्या करना है, इज सेम एज मॉड ऑफ ई। क्या है, सेम एज मॉड ऑफ ई। जितनी एनर्जी है उतनी, यार बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी देने की जरूरत है तो वो फ्री हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्या इतने सारे जितने भी ऑर्बिट तुम्हें यहां नजर आ रहे हैं, जितने भी एटम, सबकी बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें आ गई कि नहीं? कोई पूछे हीलियम की सेकेंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी बताओ। हाँ। कोई पूछे यार लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट की बताओ। बस यार एक फॉर्मूला ही तो है जिससे सब कुछ निकल रहा है। वो फॉर्मूला कौन सा है यार? ये वाला है कि नहीं यार? सब कुछ इसी फॉर्मूले से तो एक्सप्लेन हो रहा है। अगर तुम्हें कहा हीलियम की मतलब जेड कितना डाल देना है, 2। हीलियम की मतलब जेड 3 डालना है, सॉरी लिथियम बोला है तो जेड कितना डालना है, 3। और सेकेंड ऑर्बिट बोला है तो एन क्या डाल देना है, 2। तो क्या तुम ये रटने बैठोगे क्या? जब समस्या आए तो यहां से सब रिकवर करो यार। हर चीज का रिकवरी प्लान यहीं से है यार। क्या दिख रहा है कि नहीं? कोई पूछे यार लिथियम के चौथे ऑर्बिट का बताओ, तो एन की जगह क्या डाल दोगे? नहीं, जेड की जगह कितना डालोगे? लिथियम। अच्छा लिथियम बोला है मैंने, तो जेड की जगह कितना डालोगे? 3। और चौथा ऑर्बिट तो क्या सबका बाइंडिंग एनर्जी निकाल लोगे? और माइनस मत लगाना भाई, प्लस लगाना है। एनर्जी पूछना अलग चीज है और बाइंडिंग एनर्जी पूछना, बाइंडिंग एनर्जी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री अप द इलेक्ट्रॉन, उसको आजाद करने की एनर्जी। क्या ये बातें सब क्लियर है? कर पा रहे हैं? अब दूसरी बात क्या हो सकती है, और ये बात हो सकती है, इतनी बातें पहले नोट कर लें भाई, नहीं तो ऐसा ना हो सब फैलना शुरू हो जाए। ये यार ये इसलिए नोट करना है क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। ये तीनों नोट करना है भाई, ये तीनों नोट करना है, क्योंकि इसी से इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक बार लिखो, इसकी हेडिंग क्या डालें? इसके कंपैरिजन ऑफ एनर्जी स्टेट, हेडिंग डाल दो कंपैरिजन ऑफ एनर्जी स्टेट। किसका किसका है? हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम प्लस एंड Li प्लस।
आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जितना ई है उतना ही उसका मॉड कर लो, वो एनर्जी में आएगा। अच्छा, ये ई सब किस में दिया है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना दे के जूल में दिए हो, तब हाँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर किस में आ जाएगा? जूल में। यानी यार अगर तुम ये जो ई मैंने दिया है वो यहां रख रहे हो तो आंसर किस में आएगा? ईवी में, नहीं। और अगर तुम यहां पर जो भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला आया है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो फिर ये किस में आ जाएगा? जूल में। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के ऐसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी नहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, तब क्या आंसर दोगे? तो यार आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, नहीं क्या बता, उसमें जो ये मैग्नीट्यूड लिखा होता है ये या ये क्या बताओ ये एनर्जी है क्या? नहीं। अरे ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर है एनर्जी का। सही माने में अगर एनर्जी निकालना है तो हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से यानी चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चार्ज से मल्टीप्लाई करने के बाद वो जूल वाली एनर्जी निकलती है। तो इसका मतलब फिर ये क्या लिखा है? ये वो वोल्टेज लिखा है जो उतनी एनर्जी दे सकता है। क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या बता रहे, कोई भी वी वोल्टेज क्यू चार्ज को जब एक्सलेट कराता है तो कितनी एनर्जी देता है? क्यूवी। तो ई के चार्ज को ईवी। तो क्या पता जो वी होता है, जो मल्टीप्लाई में वी है, वो तो वोल्ट यूनिट की चीज है, नहीं। तो अगर मैं कहूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 क्या है? तो इतने वोल्ट इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो मतलब है। यानी ये जो V लिखा होता है ना, वो इसके लिए होता है 13.6 V इंटू ई, क्योंकि V के साथ जब वो E मल्टीप्लाई होगा तब वो जूल बनेगा ना, चार्ज मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो जूल बनेगा। तो इसका मतलब ये एक्चुअली में 13.6 वोल्ट इंटू चार्ज लिखा है। तो अगर कभी आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे तो जो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर होता है वही क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल is same as mod of E in EV। जो mod of E EV में दिखा जाता है वही क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। यानी अगर कोई पूछे बताओ फर्स्ट ऑर्बिट से आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 है ना यार। अगर इसके लिए पूछे तो, अच्छा ये इसके लिए पूछे तो कितना लिखेंगे? 3.4। इसके लिए पूछे तो क्या लिखोगे? 1.51। आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे तो भी यही आंसर देना है, और आयनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछे तो भी, अगर जूल में पूछे तो बस इतना कर देना है। तो यार इस पूरी कहानी में से मैंने कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ई का फॉर्मूला याद रहे, और ई के फॉर्मूले की मदद से हम कभी अगर चाहें तो के का और यू का फॉर्मूला भी ला सकते हैं। फिलहाल ई का याद रखना है। सोचो यार कि किसी एटम के सारे एनर्जी स्टेट्स हमें पता है, ये कोई n लेस स्टेट है और ये कोई n ग्रेटर स्टेट है। कुछ भी हो सकता है, n लेस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और n ग्रेटर कुछ 7 8 9 कुछ हो सकता है। तो बता यार जब भी कोई n लेस से n ग्रेटर में जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया है? यहां गया है। यार ये हाइट में दिखाना मतलब होता है एनर्जी को कंपेयर फॉर्म में दिखाना, ये कोई ऑर्बिट नहीं है, ये एक दिखाने का कंपैरेटिव तरीका है कि कहां एनर्जी कम निगेटिव है और कहां ज्यादा निगेटिव है। नीचे वाली ज्यादा निगेटिव होती, ऊपर वाली, भाई ऑर्बिट दिखाना होता तो मैं गोल दिखाता, सीधे दिखा रहा हूं तो बस मैं केवल कंपैरेटिव लाइन बना रहा हूं। कोई इसको मिक्स ना करे कि सर कल तक बताते थे ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं और यहां सीधे सीधे बना रहे हैं, ये क्या है, ऐसे ख्याल आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैं सारी बातें क्लियर कर देता हूं। तो ये एनर्जी का कंपैरिजन डायग्राम होता है, ये ऑर्बिट
नहीं है, लेकिन यहां जब मैं लिखता हूं कि n बराबर 1 n बराबर 2 तो वो ऑर्बिट की संख्या भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो ऑर्बिट नहीं है। लिखने का तरीका है बात। तो किसी भी n लेस से n ग्रेटर में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एनर्जी खाता है, क्योंकि वो ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव में जाता है। ये ध्यान रखना, नीचे सब क्या है, निगेटिव है, तो ज्यादा निगेटिव से कम निगेटिव में जाएगा तो एनर्जी खा के जाएगा। तो यहां से यहां जाना मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यानी यार जब हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे होते तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या खेल चल रहे होते हैं, और जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं किसी एटम का या एटम्स का, तो उस दौरान क्या खेल चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है। खैर नीचे से ऊपर जाए या ऊपर नीचे जाए, बता यार यहां से ऊपर जाने में जितनी खाएगा यहां से यहां आने में उतनी निकालेगा। तो इतनी समझदारी तो सबके अंदर है कि कब खाएगा कब निकालेगा, मुद्दा है कितना खाएगा कितना निकालेगा। अरे एनर्जी तो यार ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हम दो लेवल का एनर्जी डिफरेंस ला सकते हैं। अच्छा बता यार, यहां का एनर्जी लेवल n ग्रेटर वो होगा -13.6 अपॉन n ग्रेटर स्क्वायर, और यहां का एनर्जी क्या होगा, ये ग्रेटर का आ गया, ये लेस का आ गया। स्मॉलर लिख देते हैं यार, स्मॉलर ठीक रहेगा। स्मॉलर का क्या आएगा, -13.6 n स्मॉलर स्क्वायर। या देखो छोटा नंबर अगर डिवाइड करोगे तो एनर्जी का ज्यादा निगेटिव आंसर आएगा। पूरा बोलना, ज्यादा निगेटिव आंसर आएगा। तो कौन ज्यादा है, जिसका नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका नंबर कम उसकी एनर्जी भी कम, क्योंकि वो बहुत निगेटिव है। खैर हमें इन दोनों का अंतर चाहिए है, क्या चाहिए, डेल्टा ई चाहिए। तो हमें पता है किससे किसको घटाना है, ज्यादा से। तो जब ज्यादा से कम घटाओगे तो आंसर क्या आएगा यार, माइनस बाहर नीचे आएगा, n ग्रेटर यहां आएगा n लेस, लेकिन जब माइनस अंदर ले जाओगे तब पता है क्या बचेगा, n स्मॉल स्क्वायर। नहीं, मैं चाहता हूं यार ये लोग याद रखें। क्या ये जस्टिफाइड है, छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर, ये पलट कैसे गया, घटाया तो बड़े से कम था, माइनस का चक्कर था ना इसलिए पलट गया। अच्छा अब जस्टिफाइड कैसे बताओ। अच्छा छोटा नंबर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, बड़ा नंबर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू, तभी तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐसे याद रहेगा यार, कुल मिला के यार कुछ भी करके पॉजिटिव आंसर लाना है। अगर गलत कर दो तो सीधा कर देना, ठीक है, गलत कर दो सीधे कर देना। छोटे वाले नंबर को यहां लिखना, बड़े को यहां लिखना तो गलत नहीं होगा। आंसर पॉजिटिव ही लाना है हर हाल में। क्या ये आंसर किस में आने वाला है, ऑब्वियसली यार ये किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हाँ लिखा तो यार, दो बार क्यों लिखेंगे, किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे इसको जूल में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूं, n स्मॉलर स्क्वायर माइनस n ग्रेटर स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी लाना हो तो क्या करोगे यार, इसको h न्यू के बराबर लिख दोगे। तुम्हें पता नहीं फोटोनिक एनर्जी, फोटोन वाले कॉन्सेप्ट में E को h न्यू लिखा जा सकता है, तो इससे क्या निकाला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और अगर वेवलेंथ निकालना हो तो इसी को हम क्या लिख देंगे, SC/। यार इसमें निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगी और लैम्डा किस में आएगा, मीटर में। लेकिन यार फैशन किस में चल रहा है, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में निकालने का फैशन है। तो चलो यार मैं पहले 1/λ का एक फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं। किसका, 1 क्या बनेगा, नहीं, और यहां क्या, n लेस स्क्वायर माइनस n ग्रेटर स्क्वायर, ये तो चलेगा ही, यही ना यार। ये 1/λ का फॉर्मूला है भाई लोग, 1/λ, इसकी यूनिट होगी क्या, मीटर इनवर्स। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है,
अच्छा यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जेड स्क्वायर मिस कर रहा हूँ मैं। अरे जेड स्क्वायर भी तो था फॉर्मूले में, नहीं था? अरे भाई इस फॉर्मूले में जेड स्क्वायर नहीं था। अगर मैं जेड नहीं लिख रहा था तो पता है ये फॉर्मूला किसका बन रहा था? भाई जेड हाइड्रोजन का वन होता है, तो हम हाइड्रोजन क्यों बात करें, ज्यादा जनरल बात करें, अपने आप को लिमिटेड क्यों करें? तो ये फॉर्मूला किस एटम के लिए है? किसी भी एटम के लिए जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो और दो ट्रांजिशन के बीच के लिए एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। ये लगा देने पे क्या निकल आएगा? फ्रीक्वेंसी। ये लगा देने पे क्या निकल आएगा? लैम्डा। वो भी किस में निकलेगा? मीटर में। अब यार लैम्डा का मैंने ये फॉर्मूला बनाया है, इतनी चीज, क्या इतनी चीज को हमें कुछ नाम दे देने का मन नहीं कर रहा है यार? कौन इसको ढोएगा यार? कोई नहीं, तो इसको हम नाम रख देते हैं। और नील्स बोर का खास आदमी कौन था? तो इसको किसका नाम मिला है? एन स्मॉल स्क्वायर माइनस एन ग्रेटर स्क्वायर और इनटू जेड स्क्वायर। ये किसका हो गया? रिडबर्ग कांस्टेंट। यहां यार आर की वैल्यू क्या आती है? आर इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू पावर, यार कहीं लिखा हो तो मुझे देख के बताओ। जो लिखा है वही सही होगा यार। क्या लिखा है इसमें? और ऑब्वियसली यार देखो यहां सब नंबर है तो जो यूनिट होगी इसी की होगी। मीटर इनवर्स ये लिखा है तो गलत नहीं लिखा होगा। ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसको हमने नाम क्या दिया है? रिडबर्ग कांस्टेंट। तो यार रिडबर्ग एनर्जी अलग चीज है और रिडबर्ग कांस्टेंट अलग चीज है। रिडबर्ग कांस्टेंट किसके फॉर्मूले में आया है? लैम्डा के फॉर्मूले में आया है। किसमें? जिसमें एन कम होगा उसमें एनर्जी, हाँ तो ज्यादा से कम घटाया है। भाई हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था तो हमेशा मैग्नीट्यूड ज्यादा से कम घटाने भी तो मिलेगा यार। इसमें किससे किसको घटाया उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें आंसर पॉजिटिव लाना है, दैट्स इट। और पॉजिटिव यही करने पे आएगा। रही बात खाया कब निकाला कब, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। क्या नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी, यार तुम अभी यही नहीं समझ पा रहे यार। नीचे से ऊपर जाएगा तो तरक्की करेगा, एनर्जी खाएगा। ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। बार बार तो यही कह रहा हूं मैं, नीचे ज्यादा निगेटिव होती है, ऊपर कम निगेटिव होती है। तो कहां ज्यादा होती है? ऊपर ज्यादा होती है। तो ऊपर ज्यादा होगी मतलब तरक्की होगी ना यार। तो एनर्जी खा गई तो तरक्की होगी। बहुत सारे निगेटिव के चक्कर हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये क्लियर कर लें, एनर्जी जितनी भी वहां दिखाई गई है, नीचे मतलब ज्यादा निगेटिव, ऊपर मतलब कम निगेटिव। तो ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है नहीं। और रही बात मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो बस मैग्नीट्यूड के लिए वो करना है जिससे पॉजिटिव आंसर आए, खत्म बात। ये मत सोचो यार किससे किसको घटा दिया, अरे भाई उससे उसको घटाएंगे जिससे पॉजिटिव आंसर आए, खत्म बात। और कुछ बोलूं क्या यार? बात खत्म हो गई तो क्या बोलूं? ये फॉर्मूला किसके लिए था? किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम डबल प्लस सबके लिए काम करेगा कि नहीं? तो अगर ये फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए बनाया जाए तो क्या बनेगा? फॉर हाइड्रोजन लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल स्क्वायर एंड ग्रेटर स्क्वायर। क्या ये नहीं बनेगा? अब ये लैम्डा निकलने वाला है या एब्जॉर्ब करने वाला है? दोनों है। अरे यार दोनों है। अगर ट्रांजिशन नीचे से ऊपर हुआ होगा तो एब्जॉर्ब हुआ होगा, ऊपर से नीचे हुआ होगा तो क्या ये फॉर्मूला एक के लिए था कि दोनों के लिए था? ये फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले चाहे एब्जॉर्प्शन के हो चाहे दोनों के लिए लगेंगे, है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस तो फिक्स ही है। जैसे कोई कहते हैं यार 12 एनर्जी से तुम 25 एनर्जी पे गए हो,
या 12 से 22 एनर्जी पे गए हो तो एनर्जी कितनी खाई है 20, जब वापस नीचे आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 12 से 22, 10 ही होता है ना, तो 10 खाएगा और 10 ही एमिट करेगा। तो बता यार 12 से 22 गया है तो कितनी वेवलेंथ का फोटोन खाएगा, तो जितना लैम्डा का खाएगा जब नीचे आएगा तो उतनी लैम्डा का बाहर भी निकालेगा। तो क्या उनके आंसर में अंतर होना चाहिए क्या? तो आंसर तो सेम ही रहेंगे, बस पूछने वाला बस ये क्लियर करेगा कि एमिट होना है या एब्जॉर्ब होना है, नीचे से ऊपर आया है या ऊपर से नीचे आया है। क्या इतनी बातें क्लियर है भाई? लैम्डा का ये फॉर्मूला किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो यार रिडबर्ग का जब दोबारा नाम अनाउंस किया गया रिडबर्ग कांस्टेंट, तो नील्स बोर की टीम में और भी लोग थे जो नाराज हो गए कि आप हर बार रिडबर्ग को नाम देते रहते हैं जगह जगह, हमारा नाम कब आएगा? ऐसे छोटे मोटे साइंटिस्ट रहे होंगे जो मतलब डेटा कुछ हैंडल करते रहते होंगे, कभी थोड़ा बहुत सेटअप बनाने के लिए पेचकस उठा के दे दिया, कभी मतलब हाँ इस तरह के। तो वो लोग बड़े परेशान रहते थे कि यार रिडबर्ग को आपने रिडबर्ग एनर्जी के समय भी नाम दे दिया, रिडबर्ग कांस्टेंट के समय भी नाम दे दिया, हमारा नाम कहीं। तो उसने सोचा यार नाम देने की जगह कहाँ है? किसने? बोर ने सोचा। बोर बहुत चालाक आदमी था, इससे पता चलता है। तो उसने देखो यार ये फॉर्मूला बहुत जनरल था, ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सबके लिए काम कर रहा था, उसको और पर्टिकुलर किया। यानी अगर इन दोनों में ज्यादा भाव देना हो तो किसको दोगे? उसको। क्यों? अरे वो सबके लिए भाई, जेड कुछ भी डालो सबके लिए। तो ये अब केवल किसके लिए बचा? अब हाइड्रोजन में भी अगर ट्रांजिशन कहीं से भी 1 में हो, कहां से? कहीं से भी 1 में हो, कहीं से भी 1 में हो, और ये है कहीं से भी 1 में, तो जो लैम्डा निकलेंगे, तो जो वेवलेंथ निकलेंगी, उस सीरीज ऑफ वेवलेंथ को लाइमन सीरीज नाम दिया। लाइमन उसके उन साइंटिस्ट में से कुछ ठीक होगा, वो थोड़ा बगल में खड़ा होता होगा। फिर उसने कहा यार कि कहीं से भी अगर 2 में ट्रांजिशन हुआ है एमिशन स्पेक्ट्रम के दौरान, तो जो वेवलेंथ निकलेंगी पहले से कम एनर्जी की निकलेंगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? बड़ा ट्रांजिशन तो ज्यादा एनर्जी, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो कम वेवलेंथ। यानी यार लाइमन और बामन में किनकी वेवलेंथ कम होगी? लाइमन की। किनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? लाइमन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और लाइमन की वेवलेंथ। अरे भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वेवलेंथ रिलेटिवली। तो फिर दूसरा साइंटिस्ट वो भी बोला हमारा नाम, तो बामर हो गया, फिर हो गया, ब्रैकेट हो गया, पीफंड हो गया, हम्पी हो गया। तो मुझे नहीं लगता इनको कोई भाव देने की जरूरत है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तो अगर तुम्हें कोई कहता है यार लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालो, तो कैसे निकालोगे यार? बताओ यार। वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज मतलब कहीं से भी ट्रांजिशन कहां जा रहा है? हाँ, यानी स्मॉलर क्या हो गया यार? कहीं से भी 1 में आना है, एन एनी टू एन बराबर 1, तो स्मॉलर क्या हो गया 1, और लार्जर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो इससे किसका आंसर निकलेगा? अगर कोई कहे बामर का निकालो तो R2 स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और एन क्या होगा? 3 4। क्या समझ पा रहे हैं यार? तो बाकी साइंटिस्ट के मैं बस नाम लिख देता हूं बाकी समझदार के लिए। पाश्चन था, चौथा क्या था? ब्रैकेट था, ऐसा था, पी फंड, ठीक है यार। ये सब साइंटिस्ट को खुश कर दिया उसने एक फार्मूले में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब यार इसमें भी कुछ बातें कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, कोई बोले फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बता यार फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? यस यार फॉर्मूला तो यही रहेगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n। तो ये क्या कर देना है 2,
तो ये क्या होगी फर्स्ट लाइन। इसका लेमडा क्या आएगा मैं लिख लेता हूं यार, ये फेमस है, थोड़ा भाव दे देते हैं। 4 एलसीएम आएगा 4 - 1, तो लेमडा का आंसर आ रहा है कितना 4/3r। अरे देख लो यार, कंफर्म करते जाना। तो बता यार सेकेंड मेंबर क्या होगा, सेकेंड मेंबर 1/1² - 1/3²। तो क्या यार इसका भी लेमडा कुछ आएगा, तो कितने लेमडा हम याद रखेंगे यार, कितना आएगा यार ये 8, कितना आएगा भाई 9 एलसीएम लोगे तो 9 - 1 8 नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा। तो क्या यार लाइमन में ही इतने सारे आते चले जा रहे हैं, फिर बामर तो हम सब कुछ याद रख पाएंगे। पैटर्न याद रखो यार, अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज ऐसे निकाला गया है तो फर्स्ट मेंबर ऑफ बामर कैसे निकालोगे यार, यहां 2 और यहां नहीं, जस्ट अगल बगल वाले ट्रांजिशन से जो लेमडा निकलेगा वो क्या है ना फर्स्ट मेंबर। और ठीक बेसिक ऑर्बिट से 2 ऊपर आ गया, मतलब ठीक ऊपर वाला नहीं उसके ऊपर वाला, तो क्या हो गया सेकंड मेंबर, और ऊपर तो थर्ड मेंबर। और एक नाम होता है सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट क्या होता है, सीरीज लिमिट मतलब n इनफाइनाइट टू n बराबर 1 लाइमन के लिए ना। तो बताओ इसकी सीरीज लिमिट क्या होगी n इनफाइनाइट टू n बराबर। तो तीसरे की सीरीज लिमिट क्या होगी, क्या मेरे ख्याल से एक का मैंने बताया है तो सबका समझ में आना चाहिए। इसकी सीरीज लिमिट का लेमडा निकाल लेते हैं, क्या आएगा 1² - इनफाइनाइट स्क्वायर। तो बता यार लेमडा कितना आ जाएगा 1/r आ जाएगा। नहीं, इसका बता सकते हो सीरीज लिमिट लेमडा कितना आएगा 4/r। नहीं, तीसरे वाले का सीरीज लिमिट क्या आएगा। तो ऐसे यार पैटर्न समझते चलो यार, क्या समझ पा रहे हो। ये नाम केवल साइंटिस्ट को खुश करने के लिए दिए और तुम्हारी मेहनत बढ़ाने के लिए। अगर ये नाम ना होते तो बस ये फॉर्मूला पूछा जाता, नाम आ गए तो नाम पे और क्वेश्चन बढ़ गए। क्या बात समझ पा रही जनता। साइंटिस्ट ने अपने स्टाफ की खुशी के लिए तुम लोगों का मेहनत बढ़ा दिया है। अच्छा बता, ये जितने भी मैंने ट्रांजिशन दिखाने की कोशिश किए हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि ऊपर से नीचे का मामला है यार। ऊपर इसके कुछ रूल डिस्कवर किए गए हैं, वो रूल्स मैं समझा दूंगा, पहले इतना नोट कर लें। सेकेंड लाइन, सेकेंड मेंबर, सेकेंड लाइन या सेकेंड मेंबर ऑफ सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन। अगर उसके पास 20-25 लोगों का और स्टाफ होता तो हर सीरीज की फ्रीक्वेंसी निकालने का बना लेता, नहीं। और अगर और स्टाफ होता तो हाइड्रोजन छोड़ के हीलियम के लिए बनाता, फिर किसके लिए। ये करने वाला होगा किसी ने मारा होगा तभी रुका होगा क्योंकि ये कम थोड़ी है। रदरफुड के फॉलोअर्स ने उसको घेरा होगा किसी दिन, बहुत नाटक कली हुई, सब क्या चल रहा है लाइमन मामन पाशन। भाई लैम्डा को ही लेके क्यों फॉर्मूले बनाए, सवाल नहीं उठता। सवाल तो ये भी उठता है फ्रीक्वेंसी लेके फॉर्मूले क्यों नहीं बनाए। हाँ निकलता ही नहीं है आजकल, पता नहीं। शॉर्ट्स निकालो यार, वायरल करो। लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। अगर पूछा जाए, पूछने को यार हर चीज के पता, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अच्छा एक बात मुझे बताना था, यहाँ सबसे एनर्जेटिक फोटोन कौन से होंगे, लाइमन के, बामर के, पाशन के, किसके होंगे। सबसे एनर्जेटिक फोटोन किसके होंगे, लाइमन सीरीज के। तो सबसे एनर्जेटिक फोटोन हाइड्रोजन के लिए। ये सब बातें किसके लिए चल रही हैं ये भी क्लियर करना, हाइड्रोजन। तो जो सबसे एनर्जेटिक होते हैं लाइमन सीरीज के, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के होते हैं। कौन से, तो लाइमन सीरीज में जो लाइट निकलती है
या रेडिएशन निकलता है वो किस रीजन का होता है? यूवी रीजन का, अल्ट्रावायलेट। बामर सीरीज में जो रेडिएशन निकलता है वो किस रीजन का निकलता है? विजिबल। विजिबल मतलब वही विबग्योर। यानी यार बामर जो जितने भी मैं कह रहा हूं एटम ऐसे होंगे जो ग्लो करते हैं, ऐसे एटम दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो ग्लो करते हैं, वो बामर सीरीज के रेडिएशन निकालते हैं विजिबल रीजन के। पाश्चन में क्या आता है? इंफ्रारेड। इसके बाद फिर सब इंफ्रारेड ही होते हैं और ज्यादा इंफीरियर होते चले जाते हैं, उनकी एनर्जी और कम होती चली जाती है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट में विजिबल, अल्ट्रावायलेट और बामर में क्या? विजिबल। भाई जो ये वेवलेंथ होती है ये विजिबल रीजन की निकलती है। मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है कि एटम से रेडिएशन बाहर निकलता है और उनकी कुछ वेवलेंथ भी होती हैं। तो ये मैंने क्या एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाया है या एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि क्योंकि ये दिखाया है तो वो नहीं दिखाया। तो देखो यार, एमिशन और एब्जॉर्प्शन के कुछ नियम होते हैं जो एटम फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं शायद ही कोई जानता है। नियम क्या है यार? नियम क्या है कि जब भी कोई एटम जनरली ऑब्जर्व किया जाएगा तो हमेशा ग्राउंड स्टेट में मिलता है। एटम आमतौर पे हमेशा किस में रहता है? तो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर, हीलियम का ग्राउंड स्टेट मतलब उसका भी n बराबर 1। यार ग्राउंड स्टेट मतलब हमेशा क्या होता है? n बराबर 1। ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1। इनका सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमेशा n बराबर 1 ही ग्राउंड स्टेट है। मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो एक्साइटेड स्टेट होता है कुछ भी, 1 के अलावा कुछ भी क्या है? एक्साइटेड स्टेट। n बराबर 1, एक्साइटेड मतलब क्या है? n ग्रेटर देन 1, कोई भी, यानी कोई भी एटम जब भी कहा जाए कि एक्साइटेड स्टेट में है या कोई इलेक्ट्रॉन बोला जाए एक्साइटेड स्टेट में है, दोनों का एक ही मतलब है। मैं बहुत दिन तक ये सोचता रहा कि यार इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो एटम को एक्साइटेड क्यों बोला जाता है? नहीं, जंप कौन करता है नीचे से ऊपर? इलेक्ट्रॉन। बोला क्या जाता है? एटम एक्साइट हो गया। तो ये कुछ ऐसी बात है यार, जैसे कई बार नहीं होता कि घर में बच्चा तरक्की कर गया तो हम लोग कह देते हैं कि उनका घर बहुत खुश है। तो घर थोड़ी खुश होता है। बच्चा तरक्की किया है तो घर खुश है, ऐसे नहीं बोल देते हैं। घर बड़ा एक्साइटेड है, घर मतलब घर वाले एक्साइटेड हैं। तो उसी तरह से ये लैंग्वेज बनी है कि इलेक्ट्रॉन तरक्की करके ऊपर चला गया तो हम बोल देते हैं कि एटम एक्साइटेड है। अरे एटम का ही तो वो, अरे इलेक्ट्रॉन का ही तो वो घर है एटम। इलेक्ट्रॉन का घर क्या है? तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एटम को खुशी होगी कि नहीं? तो एटम किस में आ गया? एक्साइटेड स्टेट में। नहीं, तो आमतौर पे तो इलेक्ट्रॉन घर ही पे रहता है, मगर कभी कभी वो फोटोनिक पैकेट खा के तरक्की कर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। तो हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड स्टेट में आ गया। क्या समझ रहा है? एटम का एक्साइटेड होना, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेड होना एक ही बात है। तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए घर से चला गया क्या? नहीं, इसका भी नियम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मात्र 10⁻⁸ सेकेंड के लिए एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम उसको लगातार एक्साइट करने का इंतजाम करें तो वो बार बार फोटोन खा के बार बार एक्साइटेड में जाए, लेकिन वहां रुक नहीं सकता, इतनी देर से ज्यादा नहीं रुक सकता। और इतनी देर के बाद फिर से वो कहां आ जाता है? नहीं, ग्राउंड में नहीं। उसका भी नियम है कि वो ग्राउंड में आ सकता है सीधे। जब खाता है तो एक बार में एक्साइटेड होके ऊपर जाता है, लेकिन जब लौटता है तो सोचता है यार हमको पैकेट तो मिल ही गया है जिसको खा के हम लोग टूर पैकेज के लिए निकल आए हैं। बेसिकली पैकेट मतलब टूर पैकेज, यहां से मतलब उसको सिंगापुर तक के लिए टूर पैकेज मिल गया। तो वो एक्साइटेड होके चला गया और घर खुश हो गया कि बेटा घूमने गया है लंदन को, कहां? सिंगापुर घूमने। लेकिन जब वो बच्चा लौटता है तो उसके पास चॉइस होती कि वो सीधे घर जाए या बीच में एक आध जगह ये घूम ले, हाँ जो भी। तो इसका मतलब यार कि अगर वो n बराबर 1 से
4 में गया है, तो अब उसके पास क्या चॉइस है लौटने की? 4 से सीधे 1 में आ जाए, 4 से 2 में आके फिर 1 में आए, 4 से 3 में आके 2 में आके 1 में आए। ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या ऊपर जाने की संभावना केवल एक ही है, क्योंकि घर वाले एक ही को अलाउड करते कि भैया तुम जाओ एक्साइटेड होके कहीं घुमाओ। अब वो उसका अपना प्लान होता है कि लौटते समय यहां पर टूर मार लें, यहां टूर मार लें, घर वालों को क्या पता चलेगा। ये मतलब ऐसा है इलेक्ट्रॉन का नेचर। ठीक है, लौटता है तो बीच में इंटरमीडिएट स्टॉपेज होते हुए लौटता है, और जाता है तो नहीं। इसका मतलब रिटर्न की जो स्टेट्स होंगी वो मल्टीपल होंगी। यहां पे वही मल्टीपल स्टेट्स बताई गई हैं कि कोई यार इनफाइनाइट से 1 में आ जाए, 3 से 1 में आ जाए, ये संभावना है। 3 से वो 2 में भी आ सकता है, नहीं क्या बताओ यार 5 से वो 3 में आ सकता है, और फिर 3 से 2 में आ सकता है। तो ये उन सारी संभावनाओं को कवर किया गया है, जो जो संभावनाएं संभव है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ज्यादा संभावनाएं होती नहीं। वो सबसे, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहीं दिखाया जाएगा तो कैसे दिखाया जाएगा? ऐसे दिखाया जाएगा एब्जॉर्प्शन में कि जो कुछ भी होगा कहां से शुरू होगा? शुरू हमेशा कहां से होगा? 1 से, और पहुंचेगा कहां? है ना, जहां पहुंचना है एक बार में पहुंचेगा। तो यार एब्जॉर्प्शन में ये देखने को मिलता है, और एमिशन में बहुत सारी संभावना है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम में जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, और ये जिसमें केवल एक ही संभावना है, शुरू ग्राउंड से करेगा, पहुंच कहीं भी जाए। बात क्लियर है? क्या इनके लिए और उनके लिए फॉर्मूले अलग हैं क्या? अगर चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे एमिशन, लैम्डा पूछा जाएगा तो इन्हीं फॉर्मूले से निकलेगा। नहीं, बस उसमें लैंग्वेज थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है। 1 से 3 पहुंचा है मतलब वो एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, 3 से 1 में आया है तो मतलब एमिशन की बात कर रहा है। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है। बात क्लियर है? ये नोट कर लिया है सब? कहां तक नोट कर लिया है? जहां नहीं किया है वो और नोट कर ले। स्पेक्ट्रम से बना है स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रम देखा जा रहा है कहीं, इसका मतलब उसके ऊपर फोटोन गिरे हैं, और उन फोटोन का कुछ वेवलेंथ होगा। तो अलग अलग फोटोन की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो कहीं ना कहीं ये लाइन यही बताता है कि किस किस वेवलेंथ के पैटर्न वहां पे नजर आ रहे हैं। हमने देखा था यार बैंड स्पेक्ट्रम में हर वेवलेंथ के पैटर्न्स हुआ करते थे। तो वो बैंड एक स्पेक्ट्रल लाइन को डिनोट करता है जो कोई खास वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी का होता है। तो जनरली हम लोग यही स्पेक्ट्रल लाइन से ये शब्द बना लेते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन, है ना। तुमने देखा था यार एटम से निकलने वाली एनर्जी कुछ खास खास होती है, हाँ सब कुछ नहीं हो सकती। खास खास मतलब क्या बता यार, हाइड्रोजन में पहले ऑर्बिट का 13.6 था, दूसरे का कितना था 3.4, तो इनके बीच का गैप कितना है 10.2। तो क्या 10.2 की एनर्जी हाइड्रोजन से निकल सकती है? क्या 10 निकल सकती है? तो 10.2 खास है, उसकी वेवलेंथ भी खास है, तो उससे निकलने वाला जो पट्टी होगी उसकी वेवलेंथ इसी के करस्पॉन्डिंग निकलेगी। तो बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब समझ पा रहे हैं यार? क्या बताओ इनके बीच का गैप ये कुछ होता है 1.51, तो ये कुछ कितना आता है यार 12 पॉइंट कुछ आता है क्या? 13.6 में से 1.51 घटाओगे तो कितना आएगा 12.1 के आसपास। तो इसका मतलब यार हाइड्रोजन एटम से 12.1 निकल सकता है। अच्छा इनके बीच का गैप कितना है 1.9 के आसपास। तो क्या इनके बीच का 1.9 निकल सकता है? 1.7 निकल सकता है क्या? नहीं,
तो इसका मतलब यार हर एटम में ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स बहुत फिक्स्ड वाले हैं, तो उनसे निकलेगा तो फिक्स ही निकलेगा, हर कोई नंबर नहीं निकलेगा। समझ रहा है? वो वीकनेस में क्या बताया गया था, बेंड स्पेक्ट्रम क्यों होता है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता है। बेंड इसीलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं वो फिक्स हैं, और डिफरेंसेस फिक्स हैं तो निकलेगा तो खासी वेवलेंथ निकलेंगी, तो पट्टियां नजर आएंगी, उन्हीं को हम आमतौर पे कहते थे स्पेक्ट्रल लाइंस। इन वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइंस मिली हैं, हर स्पेक्ट्रल वेवलेंथ मौजूद नहीं है। क्या बात समझ पा रहे हैं? खैर, एक एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं। यार ये एक एटम है और वो n बराबर 4 पे है। बता यार वो ज्यादा से ज्यादा कितने स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकता है, मतलब कितने फोटोन निकाल सकता है। सिंपल लैंग्वेज में कितने फोटोन निकाल सकता है, कितने अलग अलग फोटोन निकाल सकता है। यार एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में n बराबर 1 में गया है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें निकाल सकता है, 1 2 3 के बाद लौट आएगा। यार n बराबर 1 पे लौटना है तो ज्यादा से ज्यादा कितना, या तो एक एटम है n बराबर 4 से 1 पे आना है तो ज्यादा से ज्यादा कितनी लाइनें निकाल सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 3 होंगी। यानी इन जनरल 4 हैं तो 3 आया है, तो यार nth से 1 में आएगा तो कितना आएगा, n-1। यानी अगर 5वें से 1 में आएगा तो 4, 6वें से 1 में आएगा तो इससे ज्यादा लाइनें नहीं निकाल सकता। दूसरी बात है बाई बल्क ऑफ एटम्स। बल्क ऑफ एटम्स मतलब एक एटम नहीं, हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं। मुझे अगर बहुत सारे एटम हैं और सब किस में है, n बराबर 4 पे, सब n बराबर 4 पे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। यार देखो, एक एटम ये कर सकता है, कोई दूसरा एटम ये नहीं कर सकता, यहां आए फिर यहां आ जाए। कोई तीसरा एटम ये नहीं कर सकता, यहां आए फिर यहां आ जाए। कोई चौथा एटम नहीं कर सकता, यहां सीधे आ जाए। तो जब बहुत सारे एटम हैं तो वो सारी संभावनाओं पे काम कर सकते हैं। तो कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन हुई यार, एक ये हो गई, 2 ये हो गई, 3 ये हो गई। क्या ये चौथी सेम है या अलग है? ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली सेम है यार, देखो इस तीसरे जैसी है ये वाली। तो मतलब यार जब बहुत सारे एटम होते हैं तो बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, और बहुत सारी संभावनाएं होती है तो इसका आंसर कितना आया यार, है ना। 4 से 1 आने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, 6 है। यार इस 6 के आंसर को मैं ऐसे लिख रहा हूं यार, 4 × 3 अपॉन 2 × 1। तुम कहोगे ये क्या लिखा है, ठीक है। ये एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है NC2, तो ये 4C2 का फॉर्मूला है कॉम्बिनेशन का। चलो यार, इन जनरल nth to 1 के लिए ये आंसर क्या आता है, वो आता है NC2। ये NC2 कहीं देखे तो घबराना नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना NC2, मतलब कि n ऑर्बिट में से 2-2 के पेयर में कितनी संभावनाएं हैं। 2 पेयर मतलब क्या, देखो कोई भी ट्रांजिशन होता है तो 2 स्टेट के बीच में होता है कि नहीं, तो उसकी कितनी संभावना, इसको कॉम्बिनेशन बोला जाता है, मैथ्स का टर्म है NC2, मतलब n में से 2-2 चुनने की कितनी संभावनाएं हैं। उसका फॉर्मूला मैं सीधे बताता हूं, तुम्हें फॉर्मूला समझना है। क्या है, n, n-1, n-2, कितने बार जाना है, जितना यहां लिखा है। अगर NC3 लिखा है तो ये 3 बार जाना है, और अगर NC2 लिखा है तो इसको 2 बार ले जाना है। 4 बार लिखा है, NC4 लिखा है तो NCR लिख दूं मैं यार, R, तो मतलब R टाइम्स कितने बार, और फिर R से शुरू करना है, R, R-1 कब तक, 2 × 1 तक, R × R-1 × 2, बीच में जो भी आए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं यहां पर 4C 5C3 लिखा है तो तुम पता है क्या करोगे, इसका आंसर लिखोगे 5, इधर ध्यान दे भाई, 5C3 क्या लिखोगे, 5 × 4 × 3, कितने बार,
5 4 3 कितने बार हो गया? 3 बार। देखो यार नीचे 3 था तो 3 बार। और 3 को कहां तक पहुंचाओगे? 1 तक। समझ गए? तो अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा यार। 4C2 बता, 4C2 लिखा है तो हमें शुरू कहां से करना है? 4 से। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? तो 4 उससे एक उतरता हुआ नंबर 3, बस 2 ही बार तो करना था। और 2 को कहां तक मल्टीप्लाई करना है? जब तक 1 ना मिल जाए। ये थोड़ा सा अजीब बात लग सकती है बट यही तरीका है, इतना मुश्किल आएगा नहीं यार। 5C3 तुम्हें कभी करना ही नहीं पड़ेगा। जब भी करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? मैं क्यों ज्यादा बता रहा हूं यार, जस्ट अ मिनट, मैं इसको इजी कर देता हूं। अगर तुम्हें 5C2 पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? 5C2 पूछा जाए तो क्या करोगे? 5 × 4 करोगे 2 बार, क्योंकि यहां 2 लिखा है। और फिर 2 से शुरू करोगे कहां तक? 2 से शुरू करोगे कहां तक? 1 तक। तो यार ये मैं फॉर्मूला और इजी कर देता हूं यार। कहीं भी तुम्हें NC2 लिखा जाए उसका फॉर्मूला n-1 अपॉन क्या? 2 × 1, दैट्स इट, खत्म हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना है, n-1 अपॉन 2। यार ये मैं क्यों ज्यादा बता बैठा, सॉरी यार, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। अरे तो रिटेन तो वही रखोगे ना जो रिपीट होगा। क्या आ रहा है भाई? ये याद रखना है भाई, इसमें जब भी लिखना है तो ये कहेगा कहां से कहां पहुंचाया है। कहीं से भी पहुंचाया, n से 1 पहुंचाया तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है, क्या? NC2। n से 1 में पहुंचाएगा तो फॉर्मूला क्या है? NC2। और NC2 का आंसर कैसे निकलता है? दैट्स इट। नहीं है? 4 × 3/2 कितना आ गया? 6। देखो 6 लाइनें थी कि नहीं? अगर कोई कहते थर्ड से आया है तो 3 से 1 में आया है तो क्या लिखोगे? 3C2। 3 × 2/2 यानी कितना आ गया? 3 लाइनें निकलेगी। 5 से आया है तो कितनी लाइनें लिखेंगी? 5 × 4/10 लाइनें निकलेगी। यार बड़ा नंबर होता जाएगा तो लाइनें बहुत बढ़ती जाएंगी। क्या बात समझ में आ गई है? तो अगर एक एटम से पूछा जाए तो क्वेश्चन का आंसर n-1 दिया जाता है। ये कब है? जब भीड़ एटम की हो, या तुमसे कोई कहते मैक्सिमम नंबर ऑफ सम ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ, ऐसी बातें करे। क्या इतनी बात समझ में आ गई है जनता को? तो अभी यार इसके सारे क्वेश्चंस ट्राई करना है। अगली क्लास में थोड़ी देर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक्स रेज पढ़ेंगे।